आज के इस वीडियो में हम मुगलकालीन स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अकबर के काल तक के जो वास्तुकला का विकास हुआ उसके बारे में अध्ययन किया था। अकबर के बाद लगभग एक शताब्दी तक मुगल स्थापत्य का अपूर्व विकास हुआ। इस युग की इमारतों की भव्यता के आधार पर इस युग को मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में निर्मित भवनों के समक्ष अकबर द्वारा बनवाई इमारतें आदिम प्रतीत होती है। अकबर की विशेष देन लाल पत्थर में निर्मित फतेहपुर सीकरी की इमारतें थी, जो उसके समन्वयात्मक प्रवृत्ति और विचारों की मूर्त रूप है। इन इमारतों के निर्माण में हिंदू कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका दिया था। स्थापत्य कला की दृष्टि से इस युग की इमारतों में निश्चित ही गुंबद, डोरदार छतों, अठपहलू कक्ष और मेहराब जैसे ईरानी तत्वों का प्रयोग हुआ, परंतु सीकरी के अधिकांश भवनों में भारतीय प्रभाव अधिक मुखर है। अकबर युग की इमारतें प्राय न तो विशाल है और न ही उनमें बहुत अधिक चमक दमक है, परंतु अकबर की मृत्यु के बाद 100 वर्षों में जहांगीर और विशेषतः शाहजहां के समय में ऐसे तत्वों का उपयोग हुआ जिसमें एक विशेष शैली उभर कर सामने आई, जो पिछले युग के प्रयोगों के अनुभव के जन्मते ही प्रौढ़ता प्राप्त कर लेती है। अब कारीगरी में समन्वय के स्थान पर विशुद्ध ईरानी तकनीक की प्रमुखता दी गई है। इस समय के भवन सुविचारित योजना के परिणाम है। स्थापत्य के इस विकास का श्रेय जहांगीर और शाहजहां को दिया जाता है। जहांगीर के समय में बहुत अधिक इमारतें नहीं बनी, क्योंकि इस सम्राट की रुचि स्थापत्य से अधिक चित्रकला में थी। जहांगीर के शासनकाल में केवल 3 मकबरे निर्मित हुए, जिनमें अकबर तथा एतमुद्दौला के मकबरे प्रमुख मुगल स्थापत्य के इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं। अकबर का मकबरा। अकबर के मकबरे का निर्माण उसके जीवन काल में ही प्रारंभ हो गया था। इसकी योजना स्वयं अकबर ने बनवाई थी, परंतु दुर्भाग्य से यह उसकी मृत्यु के 8 वर्ष बाद बनकर पूरा हुआ। तो चूंकि जहांगीर के अनुसार इसके कुछ भाग जहांगीर को पसंद नहीं आए, इसलिए उसने फिर से उन्हें तोड़कर बनाने की आज्ञा दी। यह मकबरा परंपरागत मकबरों से सर्वथा भिन्न है। मूल मकबरा 5 मंजिली इमारत के रूप में ऊंचे चबूतरे पर बना है। 5 मंजिलों की ऊंचाई क्रमशः घटती गई है। सभी मंजिलें खंबेदार मेहराबी दालानों और छतरियों द्वारा बनाई गई है। इस मकबरे की विशेष योजना के अनुरूप इसका दक्षिणी प्रवेश द्वार भी सर्वथा विशिष्ट है। यह स्वयं में एक महत्वपूर्ण इमारत है। इसके चारों कोनों पर सफ़ेद संगमरमर की मीनारें इसकी शोभा में वृद्धि करती हैं। पर्सी ब्राउन के अनुसार इसके पूर्व मुगल स्थापत्य में ऐसी मीनारें अज्ञात है। प्राय इसके बनावट पर बौद्ध विहारों के प्रभाव माना जाता है। सौंदर्य की दृष्टि से पर्सी ब्राउन के अनुसार यह प्रभावहीन है। एतमुद्दौला का मकबरा जहांगीर काल में बनी दूसरी खूबसूरत इमारत एतमुद्दौला का मकबरा है। यह आगरा में यमुना नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण नूरजहां ने अपने पिता आसफ खां की कब्र पर करवाया था। अपनी विशिष्ट योजना, अलंकार और प्रस्तुति में अकबर से शाहजहां के काल तक विकसित वास्तुकला की मध्य कड़ी के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसकी योजना 2 मंजिला इमारत के रूप में प्रस्तुत है। जहांगीर के समय में बनी अन्य इमारतों में दिल्ली में स्थित मरियम उज़्ज़मानी का मकबरा, लाहौर में बना जहांगीर का मकबरा तथा अबुल रहीम खानकाना के मकबरे का उल्लेख किया जा सकता है। अब हम अध्ययन करेंगे मुगल वास्तु का शाहजहां युग। मुगल स्थापत्य के इतिहास में शाहजहां का युग बहुत महत्व का है। इस युग में कई नई तकनीकों का प्रारंभ हुआ। इस युग की इमारतें ईरानी शैली से बनी, हल्की और अत्यंत अलंकृत है। जो कार्य ईरान में ईंटों से किया जाता था, वही काम भारत में पत्थर में किया जाने लगा। शाहजहां द्वारा बनवाई गई अधिकांश इमारतें आगरा और दिल्ली में हैं। इनमें भी ताजमहल को छोड़कर शेष आगरा और दिल्ली के लाल किले में बने शाही आवास और दरबार के काम में आने वाली इमारतें हैं। शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद के अतिरिक्त अन्य किसी मस्जिद का निर्माण नहीं कराया। शाहजहां द्वारा बनवाए जाने के कारण आगरा और दिल्ली की इमारतें योजना और शैली में लगभग एक जैसी हैं। आगरा के किले में दीवाने खास, खास महल, शीश महल, मुसमन बुर्ज, अंगूरी बाग, मच्छी और मोती मस्जिद का निर्माण हुआ, तो दिल्ली के लाल किले में दरबार आम, दरबार खास, शाही महल, शाही संग्रहालय, राजकीय कक्ष, रसोईघर, अस्तबल, नौबत खाना तथा बेगमों के रहने के लिए अलग से मोती महल, हीरा महल, रंगमहल बनवाए गए। शाहजहां ने इस किले के अधिकांश शाही इमारतों को तोड़कर फिर से निर्मित करवाया।
स्थापत्य की दृष्टि से इस किले में स्थित शाहजहां द्वारा बनवाई गई 3 मस्जिदें महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक खास महल के सामने बनी है, देखने में साधारण सी संगमरमर में बनी है मस्जिद निजी तौर पर बादशाही की नमाज के लिए बनाई गई प्रतीत होती है। दूसरी मस्जिद नगीना मस्जिद है, जैसा नाम से स्पष्ट है स्थापत्य की दृष्टि से इसे मस्जिदों में नगीना कहा जा सकता है कि यह इमारत आकार में छोटी और संपूर्ण रूप से संगमरमर में बनी मोती मस्जिद जैसी प्रतीत होती हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा के किले की इमारतें वास्तुकला के स्थान पर अपने अलंकृत सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली का किला। शाहजहां ने आगरा के किले में पुरानी इमारतों को तोड़कर नई इमारतें बनवाई, लेकिन दिल्ली में उसने स्वतंत्र रूप से अनेक इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें दिल्ली का किला ही शेष है। यह किला लाल पत्थर से बना होने के कारण आधुनिक युग में लाल किला कहलाता है। इसकी योजना चतुर्भुजाकार है। यह चारों ओर से परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें 3 प्रवेश द्वार है। स्थापत्य की दृष्टि से मुख्य द्वार दर्शनीय है। शाहजहां ने इस किले के अंदर शाही आवास और उपयोग के लिए अनेक इमारतों का निर्माण कराया। केंद्रीय सहन में सबसे महत्वपूर्ण इमारतें हैं दीवाने खास और दीवाने आम। दूसरी इमारतों में मोती महल, हीरा महल और रंग महल का उल्लेख किया जा सकता है। ये सभी एक जैसी शैली की इमारतें हैं। इमारतों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक छोटी छोटी नहरें बनी हुई हैं, इसलिए इस कक्ष की दीवारों पर लिखा हुआ है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यह यहाँ है। लाल किले की इमारतों के अतिरिक्त शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ताजमहल। स्थापत्य के क्षेत्र में शाहजहां की सर्वोत्तम उपलब्धि उसके द्वारा बनवाया गया अपनी बेगम अर्जमंद बानो का मकबरा है, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। यह शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थी। वह चाहता था कि इसकी कब्र पर आदित्य मकबरा बनवाया जाए और अपने इस प्रयास में पूर्णतः सफल रहा। यह मकबरा आगरा में यमुना किनारे स्थित है। इसकी संपूर्ण योजना आयताकार है। आयत की बड़ी ऊंचाई पूर्व पश्चिम में है। यह ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है। इसके प्रवेश द्वार दक्षिण में है। पूर्व और पश्चिम में 4 दीवारी से द्वार न बनाकर जलमहल बनवाए गए हैं। प्रवेश द्वार लाल पत्थर का बना हुआ है, जिसके दोनों ओर मेहराबी कक्षों की पंक्तियां हैं। मूल मकबरा 22 फीट ऊंची चबूतरे में बना है, उठाया गया है। चबूतरे के मध्य में अष्टकोणीय कक्ष है, जिसमें मुमताज बेगम और शाहजहां की नकली कब्रें हैं। कक्ष के ऊपर दोहरा बल्बाकार गुंबद है, जो चारों ओर पर 4 छोटी छोटी छतरियां हैं। संपूर्ण इमारत की ऊंचाई 187 फीट है। योजना की दृष्टि से मकबरे का रूप बहुत साधारण है। इमारत के चबूतरे के चारों कोनों पर 4 पतली मीनारें उठाई गई है। कक्ष के प्रत्येक भुजा में एक विशाल मेहराब बनाई गई है। मुगल स्थापत्य के इतिहास में शाहजहां के बाद औरंगजेब को न तो इमारत बनवाने में रुचि थी और न चित्र लिखवाने में। वह कट्टर मुसलमान था। उसने बहुत थोड़ी सी इमारतें बनवाई, जिसमें मुगल कला खास दिखाई देता है। अब हम मुगल स्थापत्य का मूल्यांकन करेंगे। मुगल कला तत्कालीन सम्राटों के व्यक्तित्व अथवा रुचियों से बहुत प्रभावित हुई है। चित्रकला और स्थापत्य के क्षेत्र में तो यह प्रभाव बहुत स्पष्ट है। अकबर से लेकर औरंगजेब के समय तक इस युग में अधिकांश इमारतों का निर्माण शाही आज्ञा से हुआ। इनकी योजना और स्वरूप का निश्चय करते समय इस बात का ख्याल रखा गया कि सम्राट क्या चाहता है, उसकी पसंद कैसी है। यह बात विशेष अकबर जहांगीर के संदर्भ में बहुत सत्य प्रतीत होती है। अकबर का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और वह न तो धर्म के क्षेत्र में मुल्ला मौलवियों के प्रभाव करता था और न ही राजनीतिक क्षेत्र में। उसने शासन में भी प्राय हिंदुओं में सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। उसकी इमारतों के निर्माण में मुस्लिम और भारतीय दोनों वर्गों के वास्तुकारों का सहयोग प्राप्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय शिल्पियों और संग तराशों ने बड़ी उन्मुखता से कार्य किया था। उन पर किसी प्रकार का बंधन नहीं था, इसलिए तत्कालीन इमारतों में ईरानी तकनीक के स्थान पर भारतीय तकनीक का अधिक प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में इमारतों में ईरानी स्थापत्य के अंगों, गुंबदों, मेहराबों और अष्टकोणीय कक्ष के स्थान पर सहतीर, तोरण, ब्रैकेट, मकरमुखी स्तंभों और छज्जों जैसे भारतीय वास्तु अंगों का प्रभुत्व दिखाई देता है। अकबर के विपरीत उसका पुत्र जहांगीर स्थापत्य के स्थान पर चित्रकला में अधिक रुचि रखता था, इसलिए उसके समय में बहुत कम इमारतों का निर्माण हुआ। परंतु जो भी इमारतें इस युग में बनी वह शुद्ध ईरानी शैली की है और उन पर चित्रकला का प्रभाव स्पष्ट है। एतामुद्दौला के मकबरे के दीवारों और फर्श की सूक्ष्म रंग बिरंगी चढ़ाई के बेलबुटों और डिजाइन पर तथा तत्कालीन चित्रों के हाशियों के में बने रूपों का प्रभाव देखा जा सकता है। जहांगीर सौंदर्य को उपासक था।
इसलिए उसके समय की इमारतें श्वेत संगमरमर में बनी हल्की ललित कोमल और सतरंगी पत्थरों तथा मूल्यवान रत्नों की जड़ाई से युक्त है। शाहजहाँ ने श्वेत पत्थर की इमारती परंपरा का विकास किया। वास्तुकला में उसकी गहरी अभिरुचि थी। इस समय की प्रत्येक इमारत पर उसके व्यक्तित्व की छाप है। इसका जीवन दो भिन्न विभिन्न मूल्यों के बीच झूलता रहता था। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्गम ऐश्वर्य का प्रदर्शन और अहंकार कला के लिए वरदान सिद्ध हुआ। उसकी प्रसिद्धि का मूल कारण उसके ऐश्वर्य और वैभव था। दरबार में आने पर वह हीरे मोतियों से लदा दिखाई देता था। इस युग में बनी इमारतों में भी शाहजहाँ की अभिरुचि, शान और शौकत तथा उनके सूक्ष्म अलंकरण और निश्चित योजना में दिखाई देती है। शाहजहाँ के वैभव ने उसकी इमारतों को सुंदरता प्रदान की। अकबर और शाहजहाँ में जीवन का आनंद लेने तथा कला रसास्वादन की प्रवृत्ति थी, परंतु औरंगजेब इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप जीवन व्यतीत करना चाहता था। मुगल स्थापत्य के पूर्व चरण में इमारतों के निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था, परंतु शाहजहाँ कालीन दूसरे चरण में श्वेत पत्थर का प्रयोग किया जाता है। संगमरमर लाल पत्थर की अपेक्षा कोमल पत्थर है, इसलिए इस युग में इमारतें अधिक परिष्कृत और सौंदर्यमयी हैं। यदि इमारतें बनाने में कहीं लाल पत्थर का प्रयोग किया भी गया तो अधिकांश स्थानों पर उस पर सफ़ेदी चढ़ा दी गई है। इस युग में इमारतें मुख्यतः ईरानी शैली में बनाई गई। दोहरा गुंबद, दांतेदार मेहराब तथा डॉटदार छतों का बहुतायत से प्रयोग किया गया। इस पर भारतीय स्थापत्य का तकनीकी प्रभाव नगण्य सा है। यह आश्चर्य की बात है कि जहांगीर के समय में गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया। न तो अकबर के मकबरे पर गुंबद दिखाई देता है, न एतमुद्दौला के मकबरे पर है। शाहजहाँ के युग में वास्तुकला का गहन महान विकास हुआ। आगरा तथा दिल्ली की महल दीवाने आम, दीवाने खास शैली और योजना में एक जैसे। अलंकरण में ईरानी शैली का प्रभाव इस समय प्रत्येक इमारत पर दिखाई देता है। ईरान में ईंटों पर रंग बिरंगी चमकदार टाइलें लगाकर इमारतों को रंगीन बनाया जाता था, परंतु भारत में रंगीन टाइलों का स्थान बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों ने ले लिया, जिन्हें संगमरमर की श्वेत भूमि पर बड़ी सूक्ष्मता से जड़ा गया है। अलंकरण में ईरानी प्रभाव इतना अधिक है कि आगरे की जामा मस्जिद की गुंबदों के ऊपर भी लाल सफ़ेद पत्थर की लहरियां बनाई गई हैं। इस समय की इमारतें विशाल और भारी होने के स्थान पर छोटी, ललित, हल्की और कोमल प्रतीत होती हैं। श्वेत संगमरमर, मूल्यवान रंगीन पत्थर, अमूल्य रत्न तथा सुनहरे रंगों के प्रयोग से इस समय की इमारतों को श्रम और व्यय साध्य बना दिया, जिन्हें केवल राजकीय स्तर पर ही निर्मित किया जा सकता था। इसलिए मुगल स्थापत्य कला लोक में लोकप्रिय नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप मुगलों के साथ साथ इनकी परंपरा भी समाप्त हो गई। ये भारतीय स्थापत्य के इतिहास में इस प्रकार की इमारतें फिर कभी नहीं बनी।